मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी में आया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। तभी मेरी मामी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गईं और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मामी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थीं। इस तरह मामी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों, उनकी यह छुअन मुझे अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मामी मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनकी छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जैसा मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। फिर मामी मुझे अपने घर ले गईं। रात के 11 बज चुके थे। मामी ने कहा, चलो अब सो जाते हैं। बाहर ठंड की रात गहरी हो रही थी और अंदर का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। हम दोनों बातें करने लगे। बात करते करते मामी मेरे बिल्कुल करीब आ गईं। फिर मामी ने अपना हाथ मेरे, दोस्तों, आगे की कहानी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम रोहन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी एक दूर के रिश्ते की मामी का घर भी था। उनका नाम निकिता है और उनकी शादी को करीब 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। मामी भी उसी शादी में आई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन मामी ने मुझे नहीं देखा। उनका बचपन भी हमारे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह हमारे गांव के स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ी थी। मुझे वह बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं मामी को करीब 4 साल बाद देख रहा था। अपनी शादी के कुछ दिन पहले वह हमारे गांव में आई थी, लेकिन इस बार तो मैं मामी को देखता ही रह गया। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो मुझे मामा से भी जलन होने लगी थी। उस दिन मैंने पहली बार औरतों के लिए आकर्षण महसूस किया था। मैं थोड़ा गुमसुम टाइप का हूँ और जल्दी किसी से खुलकर मिलता नहीं हूँ, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मामी की खूबसूरती और उनकी जवानी ने मेरे मिजाज को ही बदल कर रख दिया था। मैं उन्हें बाहों में लेने के सपने देखने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इस तरह के विचार आ रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था। वह जहां भी जाती मैं उन्हें छुप छुप कर देखता रहता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल को इतना मजबूर होते हुए देखा था। कुछ ही घंटों में मैं एक अच्छे भले आदमी से पागल दीवाना बन गया था। जनवरी का महीना था, तो ठंड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। शादी का माहौल था, तो सोने की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं इसी सोच में लगा था कि अब ऐसी सर्दी में रात कैसे कटेगी, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मामी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गईं और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मामी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मामी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी यह छुअन अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मामी मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनकी छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। तभी मामी मुझसे अलग होते हुए बोली, रोहन, तुम कब आए? मैंने कहा, मामी, मैं तो दिन में आ गया था। तब मामी मुझे देखकर बोली, क्या बात है रोहन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। फिर मैंने मामी को अपनी रात बिताने की समस्या बताई, तो वह बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर तुम आराम से सो जाना। मैं खुश हो गया था और मामी के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और रास्ता भी बहुत संकरा था। मामी ने कहा, रोहन, मुझे अपना हाथ दे दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैंने अपना हाथ मामी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ अपने कोमल हाथों में लिया, तो मेरे पूरे बदन में एक सिहर सी दौड़ गई। अपने हाथ में उनका कोमल हाथ पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मामी के घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे।
हमसे आगे कुछ ही दूरी पर 3-4 औरतें भी जा रही थीं और मामी के बारे में बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, निर्मला, कल तुम्हारी बेटी की सगाई है। तुम निकिता को मत बुलाना, नहीं तो अब शगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ मौके पर बांझ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। एक ने तो यहां तक कह दिया, अशोक को तो इसे तलाक दे देना और दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अंधेरी रात होने के कारण उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हम भी उनके पीछे पीछे हैं, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर मामी ने मेरे हाथ को जोर से भींच लिया, जैसे कि वह किसी बात को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हो। मुझे भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मामी कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी ही देर में मामी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था। फिर मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा और वह रुक भी गईं। मैं उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, मामी, आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप जानती हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे इतना कहते ही वह रोते हुए मुझसे लिपट गईं और कहने लगी, रोहन, यह आज की बात नहीं है। यह तो मेरे साथ होता ही रहता है। मेरा अब जीने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मैंने फिर उन्हें अपने से अलग किया और उनके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मामी, इस तरह की बात नहीं करती। मैंने उन्हें कई बार समझाया। कुछ देर के बाद वह शांत हो गईं। करीब आधा घंटे चलने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए थे। मैं अंदर गया तो देखा कि मामा घर पर नहीं थे। मैंने मामी से मामा के बारे में पूछा तो मामी बोली, तुम्हारे मामा किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं और 2-3 दिन में आएंगे। खाना तो हम शादी में खा ही चुके थे, तो मामी ने जल्दी ही दोनों के लिए बिस्तर बिछा दिया। ठंड बहुत थी, तो हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पर रजाई में घुसकर आपस में बात करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते करते मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया, मामी, शादी के इतने साल बाद भी आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर मामी काफी उदास हो गईं और बोलीं, क्या बताऊं रोहन, तुम्हारे मामा के अंदर ही शायद कोई कमी है। उन्होंने यह बात तो मुझे आज तक नहीं बताई, बल्कि यह बात उन्होंने मुझसे छुपाई है। जिस क्लिनिक में वह टेस्ट करवाने गए थे, वहां एक मेरी फ्रेंड काम करती है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को इस तरह की समस्या है। मैंने भी आज तक उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात जरूर है कि वह साधुओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं और उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उन पर पैसा भी बहुत ज्यादा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 6 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी और कोई साल के अंदर खुशखबरी मिलने की बात करता है। यह सब 6 सालों से चलता आ रहा है। एक ने तो अभी 3 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है। लेकिन रोहन, मैं जानती हूं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। इतनी बात कहते हुए मामी रोने लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी चारपाई से उठकर उनकी चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर अपने हाथों से मामी के आंसू पोंछने लगा। जब मैंने मामी के आंसू पोंछ लिए तो अपनी चारपाई पर वापस आने लगा, तो मामी मेरा हाथ पकड़कर बोली, रोहन, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो रोहन, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो औरत के दर्द को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तुम उनमें से एक हो रोहन। मुझे यह सुनकर अच्छा लग रहा था। बात करते हुए मामी मेरे हाथ को दबाए जा रही थी। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता था, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनको छू लूं, मगर मेरा मन मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत खुशनसीब होगी। तुम औरतों की इज्जत करते हो और उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझते हो। वह अपनी ही बातों में मशगूल थीं, लेकिन अचानक ही उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने कहा, इस सर्द रात में मैं बिना कुछ ओढ़े ही बैठी हूं। फिर उन्होंने कहा, रोहन, रजाई के अंदर आ जाओ, ठंड बहुत है। यह सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों रजाई के अंदर एक साथ थे। फिर उन्होंने कहा, सॉरी रोहन, मैं तो अपना ही दुखड़ा रोए जा रही हूं। तुम बताओ कुछ अपने बारे में। कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मैंने कहा, मामी, बस जॉब की तलाश में ही गुजर रही है, मगर जॉब है कि मिलती ही नहीं।
कोई बात नहीं रोहन, अभी तो तुम्हारे पास लंबी जिंदगी पड़ी है, जॉब मिल जाएगी। मामी फिर मेरे बिल्कुल करीब आ गईं, या यूं कहे कि मुझसे चिपक ही गईं। रोहन, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? मैंने कहा, मामी विचार तो आते हैं, लेकिन कोई ऐसी मिली ही नहीं आज तक। फिर मामी मेरी तरफ मुड़ गईं और उन्होंने कहा, रोहन तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? मैंने भी तपाक से कह दिया, बिल्कुल आपकी तरह चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह ही क्यों चाहिए? मैंने कहा, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, समझदार हैं और एक अच्छे दिल की इंसान भी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मामी ने कहा। मामी मैं झूठ क्यों कहूंगा? काश आप मेरी नजरों से देख पाती। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी नहीं मामी, बहुत अच्छी लगती हो। अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि मामी भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। बाहर सर्दी गहरी जा रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मामी बोली, तुम पहले इंसान हो रोहन, जिसे मुझ में इतने गुण दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातों से मामी को बहुत खुशी मिल रही थी। मिलती भी क्यों ना, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। मैं मामी से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द जुबान पर आते आते रुक जाते थे। लगता था कि मामी कहीं मेरी बात को बुरा ना मान जाए। पता नहीं क्यों मैं मामी को हमेशा खुश देखना और उनके हर गम मिटाना चाहता था। फिर मैंने हिम्मत करके मामी से बोल ही दिया, मामी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? मामी बोली, रोहन तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मामी मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही मामी एकदम खामोश हो गईं और मुझे भी कुछ घबराहट हुई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, मामी मुझे माफ कर दो, शायद मैंने गलत कह दिया है। मामी बोली, नहीं रोहन, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तुमने तो अपना समझकर ही मुझसे यह बात कही है। मैं तो यह सोच रही हूं कि यह गलत नहीं होगा क्या? फिर मैंने कहा, अगर बहुत कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा गलत किया जाए तो मेरी समझ से यह गलत नहीं होगा। फिर मामी बोली, रोहन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मामी, आप सोच लेना। फिर हम दोनों सो गए थे, क्योंकि अगले दिन मुझे बारात के साथ जाना था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि 8 बजे मुझे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मामी ने कहा, शाम को भी यही आना रोहन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मैं बारात के साथ चला गया। मामी उस दिन शादी में नहीं आई थी। रात के 10 बजे मैंने खाना खाकर मामी के घर की तरफ चल पड़ा। मामी मेरा ही इंतजार कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रोहन आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी मामी। फिर मामी ने कॉफी बनाई और कॉफी पीकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। फिर मामी बोली, रोहन मैं तुम्हारी कल वाली बात से सहमत हूं। मैंने कहा, मामी देखना, आपकी आने वाली जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। मामी बोली, रोहन तुम्हारा यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी और आखिरी सांस तक तुम मेरे दिल में एक देवता की तरह बसे रहोगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समाते चले गए और 2 जिस्म एक जान हो गए। अगले दिन मामी बहुत ज्यादा खुश लग रही थीं। मैं भी उन्हें देखकर खुश था। फिर मामी ने मुझसे कहा, रोहन तुमने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी है, इसके लिए थैंक्स। मैंने कहा, मामी थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूं और भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं मामी के घर पर 2 दिन रहा और मैंने मामी को हर खुशी देने का भरपूर प्रयास किया। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मामी की आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें गले लगाया और उनसे दोबारा मिलने का वादा करके वहां से अपने घर रवाना हो गया। करीब 1.5 महीने बाद मुझे उनका फोन आया। वह कह रही थी कि वह मां बनने वाली है। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। दिवाली से कुछ दिन बाद मामी को पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन मामी मेरे दूर के रिश्ते में थीं, तो बिना कारण उनके घर जाना उचित नहीं लगा। उन दिनों स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे
जिससे मैं अपने बेटे की तस्वीर भी देख पाता। आखिरकार 2 साल बाद एक रिश्तेदार की शादी में मामी से मुलाकात हो गई। फिर मैंने वहां अपने बेटे को देखा। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने ऊपर काबू रखा। मामी बहुत खुश थीं और उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरी बेटी बहुत ही आलसी थी। मेरे दामाद ने उसकी इस आदत से थक कर मुझे वहां बुलाया। एक दिन रात को 12 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, आज भी मेरी पत्नी सो गई है। आज मैं अपनी इच्छा मारकर वैसे ही नहीं सो सकता। ऐसा कहकर दामाद ने मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और फिर मैंने अपनी बेटी की शादी केवल 28 साल की उम्र में किया था। उसकी इतनी देर से शादी होने का कारण भी यही था। वह एकलौती थी, इसलिए उसे लाड प्यार में बड़ा किया गया। साथ ही उसे घर के कामों की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए एकलौते बेटे की उम्मीद थी। कई वर्षों की खोज के बाद मुझे वह दामाद मिला जो मुझे चाहिए था। मेरा दामाद अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे और न ही भाई बहन। वह अच्छी नौकरी पर था और उसका अपना घर भी था। मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने तुरंत विवाह की तैयारी की और अपनी सुनीता का विवाह कर दिया। लेकिन शादी के बाद मैंने जो उम्मीद की थी वह पूरी नहीं हुई। मुझे पता नहीं था कि सुनीता अकेले अपने पति का भला रख नहीं पाएगी। मुझे लगा कि वह किसी एक व्यवहार में काम करके लेगी। शादी से पहले मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था और उसने भी मुझे हाँ कहा था। अब शादी के कुछ महीने बाद मुझे उसकी कुछ शिकायतें सुनने को मिल रही थीं। पहले तो दामाद ने अपनी पत्नी की आलस को सहा, लेकिन अब वह दोनों घरों के काम देखते देखते थक गए थे। एक दिन मैंने अपनी बेटी की खबर लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया था। मैं वहां 2 दिन रुकी। 2 दिन बाद जब मैं अपने घर लौटने लगी तो सुनीता ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, माँ, मुझे अभी बहुत थकान महसूस हो रही है। तुम और कुछ दिन मेरे मदद के लिए यहीं रहो। घर जाकर तुम क्या करोगी? मैं अपनी बेटी की आलसी स्वभाव को जानती थी। पिछले 2 दिनों से मैंने देखा कि उसने तो काम से हाथ खींच लिया था। उसकी आलसी आदत को देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं दामाद उसके पास से दूर होने का निर्णय न ले ले। मेरे दामाद उसकी आलसीपन को बहुत चुपचाप सहन कर रहे थे और ऐसे शांत व्यक्ति का एक न एक दिन गुस्सा फूट जाता है। मुझे लगा कि मुझे समय रहते अपनी बेटी को सही दिशा में लाने की जरूरत है, इसलिए मैंने कुछ दिन और सुनीता के पास रुकने का फैसला किया। उस दिन शाम को दामाद ऑफिस से घर आए। मुझे उनके घर देखकर वह हैरान रह गए। मैंने उन्हें चाय दी तो उन्होंने कहा, सासू माँ, आप आज सुबह जाने वाली थीं, फिर अचानक अभी इधर कैसे? मैंने कहा कि क्या मेरे यहाँ रहने से आपको खुशी नहीं हो रही? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात को आप अपने घर जाने की जल्दी कर रही थीं, अब अचानक रुक गए हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि आप यहाँ रहेंगी तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपके हाथ के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा हूँ। शादी के बाद से अब मैं पेट भरकर खा रहा हूँ। दामाद की यह बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि सुनीता अपने पति का कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ दिन और उनकी देखभाल करने और सुनीता को घर के कुछ और काम सिखाने के लिए यहाँ रहूंगी। तब दामाद ने कहा, आप यहाँ हमेशा रहने लगी तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप घर में रहेंगी तो सुनीता भी आपकी तरह हो जाएगी। दामाद को मेरे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने उनके घर रहना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की शादी के बाद मैंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि अब मैं अकेली थी, इसलिए मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। अब मुझे पेंशन मिल रही थी और रहने के लिए मेरा अपना घर भी था, इसलिए मैंने ज्यादा मेहनत न करके आराम करने का निर्णय लिया। देखते देखते मुझे सुनीता के पास कुछ दिन हो गए थे। पिछले 2 दिनों से मैं दामाद को रात में हॉल में देख रही थी। मुझे लगने लगा था कि दामाद और सुनीता के बीच कुछ विवाद हुआ है। आखिरकार न रहते हुए तीसरे दिन रात को दामाद को हॉल में देखकर मैं उनके पास गई और उनसे उनके हॉल में सोने का कारण पूछा। तब बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनकी कमरे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, सासू माँ, आप देख रही हैं कि आपकी बेटी कितनी गहरी नींद में है। अब तो हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं और सुनीता ने 4 महीनों में ही 4 साल बना दिए हैं। पति को भी समय देना चाहिए, ये तो उसे पता होना चाहिए।
उसे अपनी नींद इतनी प्रिय है, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच में यह सुनीता की पहली शादी है, क्योंकि उसे मुझ में कोई भी रुचि नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसे रोज रोज एक ही चीज समझाते समझाते मेरा सिर दर्द होने लगा है, इसलिए मैं अपने हॉल में जाकर सो जाता हूँ। दामाद की बातें सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गई थी। मेरे दामाद मेरी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। तब मैंने उन्हें कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सुनीता को समझा दूंगी। दामाद और बेटी के रिश्तों के बारे में मुझे पता था, इसलिए मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। मुझे लग रहा था कब सुबह होगी और मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। सुबह होते ही दामाद ऑफिस चले गए और मैंने सुनीता से बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, सुनीता, अब शादी के बाद पति को कैसे खुश रखा जाता है, यह बातें मुझे तुम्हें सिखानी होंगी। मैं देख रही हूं तुम्हारी नींद इतनी गहरी कैसे हो गई है। क्या तुम्हारे पति को तुम्हारी नींद से थकावट नहीं हो रही? इस पर सुनीता ने कहा, माँ, तुम मेरी नींद के बारे में मत बोलो। मैं कितनी देर सोती हूँ। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। उस दिन रात को मुझे दामाद हॉल में नहीं दिखे। मैं उनके और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए उनके कमरे के बाहर गई। वहां जाकर मैंने उनके कमरे के अंदर झांका। अंदर देखा, दामाद मुझे कमरे की खिड़की में खड़े दिखे और सुनीता गहरी नींद में थी। मेरी समझाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। जब मैं वहां से निकलने लगी तो अचानक मेरे साड़ी के पल्लू फंस गया और मुझे जोर से झटका लगा। मैं नीचे गिर गई। मेरी आवाज सुनकर दामाद दौड़ते हुए बाहर आए और मुझे गिरा हुआ देखकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, सासू माँ, इस समय आप हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही थीं? मैंने कहा, सुबह मैंने सुनीता को समझाया था, क्या वह आज भी सोई है, यह देखने आई थी। तब उन्होंने कहा, सुनीता को कितना भी समझाया जाए, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैंने तो अब उसका नाच छोड़ दिया है। आप बेवजह उसे टेंशन न दें, उसके कारण ही आपके पैरों में चोट लगी है। इसके बाद दामाद ने मुझे उठाया। उन्होंने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे कमर पर। वह मुझे मेरे कमरे तक ले जाने लगे। मेरे कमरे में आते ही दामाद ने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। दामाद के स्पर्श से मैं शर्मा गई थी। उन्होंने कहा, आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद बहुत बिंदास स्वभाव के थे, लेकिन मेरे लिए यह सब नया था। कितनी भी स्थिति हो, हमारा एक मान सम्मान का रिश्ता था। तब मैंने दामाद को नहीं कहा, लेकिन वे मेरे घुटनों तक मेरे पैरों को दबाने लगे। उस समय दामाद की नजरें मुझ पर अलग ढंग से घूम रही थीं। धीरे धीरे दामाद की नजरें मेरी तरफ घूमने लगी थीं और मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ। मैं अभी भी दिखने में सुंदर हूँ और मेरा शरीर पहले जैसा ही है। तब मेरे पैर छूने के दौरान दामाद ने कहा कि सासू जी, आपकी बेटी से ज्यादा आप थकी हुई नहीं दिख रही हैं। आप तो अभी भी जवान दिख रही हैं। दामाद की बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी। इसके बाद के दिनों में मैं सुनीता को हर चीज सिखाने की कोशिश कर रही थी और वह धीरे धीरे मुझसे घर के काम सीखने लगी थी। मेरी बेटी के घर से जाने के बाद से मैं 2 समय का खाना बनाना भूल जाती थी। एक रात मैंने बर्तनों की आवाज सुनी और मैं तुरंत कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि दामाद खाने की थाली लेकर किचन से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर वे चौंक गए। मैंने उनसे पूछा कि वे इतनी रात को खाने की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रात में भूख लगी है और मैंने जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं उनका स्वाद मुझे अचानक याद आ गया है। इसलिए मैंने कहा कि चलो हम दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। दामाद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठाया और मुझे खाना परोसने लगे। जब वे मुझे खाना परोस रहे थे तो उनका एक पैर मेरे पैर पर था और वे मुझे बार बार मेरी आंखों में देख रहे थे। मैं उनकी सास हूं, लेकिन उन्हें यह बात याद नहीं रही। मैंने 2 घास खाया और फिर पानी पिया और दामाद से कहा कि मेरा पेट भर गया है। लेकिन दामाद ने मुझसे और खाने के लिए जिद की और मैंने उन्हें खाना परोसना जारी रखा। वे मुझसे बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। मैंने दामाद से कहा कि कल कुछ छात्रों ने हमारे घर को किराए पर लेने के लिए आकर कहा था और हमारे घर का ऊपर का कमरा खाली है। क्या हम ये कमरा किराए पर दे सकते हैं? लेकिन दामाद ने मना कर दिया और मैंने कुछ और नहीं कहा। अगली रात दामाद ने हद पार कर दी। वह मेरे कमरे में आया
और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने उनसे कहा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे एक शॉर्ट नाइटी दी और कहा कि इसे पहनकर आओ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी सास हूं और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सुनीता तो सो गई है और मुझे अपने घर की बाकी चीजें तुमसे ही पूरी करनी होंगी। यह नाइटी मैं सुनीता के लिए लाया था, लेकिन वह इसे पहनना भूल गई। अब तुम ही मुझे यह नाइटी पहनाकर दिखाओ। मैं दामाद की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सास हूं और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकी और वहां से चली गई। अगले दिन सुनीता सोकर उठी और नाश्ता करने लगी। जब वह नाश्ता कर रही थी तो मैंने उसे वह नाइटी दी और कहा कि मैं अब यहां से जा रही हूं क्योंकि तुम सुधारने में असमर्थ दिख रही हो। तुम्हारे कारण दामाद ने मुझे यह नाइटी दी और मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की। तुम्हारे कारण मुझे दामाद की बात सुननी पड़ी। अगर तुम अपने पति को खुश नहीं रख सकती हो तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। मैंने सुनीता से बहुत कुछ कहा। मेरी बातें सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम कुछ दिनों से मुझे मेरे भले के लिए समझाने की कोशिश कर रही हो और मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे रात में गहरी नींद कैसे आती है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। शादी के कुछ महीनों बाद से ही मुझे अचानक ऐसी नींद आने लगी है। मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा आकाश मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन आज तक मेरे अनुभव से मैंने यही महसूस किया है कि आकाश को मुझ में कोई रुचि नहीं है। तब मैंने सोचा कि सुनीता अपने पति के बारे में झूठ बोल रही है या दामाद अपनी पत्नी के बारे में। यह समझना असंभव था। उस रात मैंने सुनीता को मेरे कमरे में जाने को कहा और उसकी जगह जाकर सो गई। उस रात मैंने सुनीता की तरह नाइट गाउन पहनकर उसकी जगह पर सोने की कोशिश की। मैंने अपने चेहरे के ऊपर तक कंबल खींच लिया था। जब दामाद उनके कमरे में आए तो मैं चौंक हो गई और मेरे पैरों से कंबल थोड़ा खिसक गया। उस वक्त दामाद ने मुझे सुनीता समझ लिया। वे मेरे करीब आए और मेरे पैरों पर हाथ फेरी करने लगे। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे लिए कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे का आवाज आया। मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। दामाद मेरे पैरों पर हाथ फेर रहे थे। यह देखकर वह लड़की बोली, आकाश, क्या तुम अब मुझसे मन भर चुके हो? अब क्या तुम्हें तुम्हारी गबली पत्नी पसंद आने लगी? उस लड़की की बात सुनने के बाद दामाद का हाथ मेरे पैरों से हट गया। मैं कंबल की थोड़ी सी दरार से सब देख रही थी। एक लड़की दामाद के कमरे में आई थी और वह केवल उनके कमरे में नहीं थी, बल्कि वह मेरे दामाद को गले लगाए हुए थी। कुछ समय बाद दोनों मुझे बिस्तर पर आते हुए दिखे। वह लड़की दामाद से कह रही थी, आकाश, जरा धीरज रखो, तुम्हारी पत्नी जागेगी नहीं। दामाद ने कहा, वह सुबह तक उठ नहीं सकेगी क्योंकि मैंने आज भी उसके पीने के पानी में नींद की दवा मिला दी है। उस पर लड़की ने कहा, तेरी पत्नी का काम हो गया है, लेकिन सास का क्या करना है? उनके कारण हमारी रोज की मुलाकात में अब रुकावट आ रही है। इस पर दामाद ने कहा, मैं अपनी सास के साथ भी न चाहते हुए उस तरह का व्यवहार करने लगा हूं। मैंने सोचा कि इस तरह व्यवहार करने से वे शर्मिंदा होकर अपने घर चली जाएगी, लेकिन वे तो यहां से जाने को तैयार नहीं है। दामाद और उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मतलब दामाद मेरी बेटी को धोखा दे रहे थे। तब मैंने कंबल से बाहर आते हुए उन दोनों को देखा। मुझे देखकर दामाद शॉक हो गए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उस पर वह लड़की बोली, तेरी बेटी थोड़ी मंदबुद्धि है, ऐसे लड़कियों को कोई पुरुष क्यों पास करेगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सब देख लिया, अब हम तुझसे और तेरी बेटी से विदा ले रहे हैं। दामाद ने कहा, मैं तुमसे जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम्हारी तरह की लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। दामाद के अफेयर के बारे में जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उस समय दामाद मेरे सामने बहुत सजीव दिखने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि वह असल में कैसे हैं। मैंने अपनी भोली भाली बेटी को ऐसी व्यक्ति के पास रहने नहीं दिया। दामाद की प्रेमिका ने अपनी बदनामी के डर से दामाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने उस नालायक इंसान को पुलिस में दिया और अपनी बेटी को एक झूठे रिश्ते से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आजकल कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किस पर भरोसा करना है
और किस पर नहीं। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी और जीजा जी हमारे साथ ही रहते थे। हर रात उनके कमरे से आवाज आती और मैं उनके कमरे की ओर देखती रहती थी। एक रात में छुपकर जीजू के कमरे में देख रही थी कि तभी जीजू ने मुझे देख लिया और मैं डर कर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद से जीजू मुझसे बहुत बातें करने लगे और मुझे उनके साथ बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन हम दोनों घर पर अकेले थे। जीजू मेरे कमरे में आए और बातें करने लगे। बातें करते करते हम दोनों बहुत करीब आ गए। थोड़ी देर बाद जीजू ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे पलंग पर। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन 23 वर्ष की है और मैं 20 साल की हूँ। मेरे माता पिता बहन की शादी के लिए सही लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन पिता ने अपने ऑफिस के एक लड़के को बहन के लिए पसंद किया। माँ बाप को घर में एक दामाद चाहिए था क्योंकि घर में कोई लड़का नहीं था। पिताजी का मानना था कि घर में एक पुरुष होना चाहिए। माँ बाप को दामाद चाहिए था, लेकिन वह उनकी पसंद का होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। जब पिताजी ने बहन को उस लड़के से मिलवाया, तब उसने कुछ दिनों बाद शादी के लिए हाँ कह दी। बहन का मन साधारण तरीके से शादी करने का था। जीजू का परिवार नहीं था। उनके पास केवल एक बहन थी जिसका पहले ही विवाह हो चुका था। जीजू को भी साधारण तरीके से शादी करना पसंद था। कुछ दिनों बाद बहन और जीजू मंदिर में शादी के लिए आए। शादी के बाद जीजू हमारे घर दामाद के रूप में आए। मेरे पापा व्यवसायी थे। माँ बाप को उनकी छोटी बेटी यानी कि मुझे 20 साल की होने पर बहुत थकान महसूस होती थी। पिताजी ने बहन के लिए कई लड़कों को देखा था, लेकिन अंततः उन्हें अपनी कंपनी के एक लड़के पर पसंद आया। मेरे नए जीजू का व्यवहार बहुत अच्छा था। उनकी और बहन की जोड़ी देखकर मैं सोचने लगती थी कि कहाँ मेरी बहन और कहाँ मेरे जीजू। जीजू ने घर में कदम रखते ही माँ बाप को नमस्कार किया, जबकि बहन जीजू के प्रति थोड़ी नाराज थी। दूसरे दिन बहन ने शादी के बाद पहली बार घर में कुछ मीठा बनाने का फैसला किया, लेकिन वह रोज हमेशा की तरह देर से उठ गई। उसकी जगह जीजू ने मिठाई तैयार की और सबके लिए पेश की। जीजू ने नाश्ते भी तैयार किया था। जब हम नाश्ता कर रहे थे, जीजू ने सभी का मन जीत लिया। नाश्ते के दौरान जीजू का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था और मैं केवल हर बात पर सिर हिलाते रही। उस दिन पिताजी ने बहन से पूछा, अंकिता, मैं तुम्हें मेरे व्यवसाय की जिम्मेदारी देकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा? पिताजी ने कहा, अगर तुम मेरी कंपनी का काम ठीक से नहीं संभाल पाई तो कोई बात नहीं। पिताजी की बात सुनकर बहन बोली, पापा, आप चिंता मत करो। मैं केवल थोड़ी थकी हुई थी, इसलिए आज ज्यादा सो गई, लेकिन अब मैं रोज कंपनी में जाऊंगी और कुछ नया सीखूंगी। आप अब आराम करिए, आपका दामाद भी है। उस दिन सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। जीजू वहां थाली साफ कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। जब मैं थाली उठाने लगी, तब गलती से मेरा हाथ जीजू के हाथ से लग गया। उस वक्त हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। जीजू ने मुझे प्रेम भरी नजर से देखा और मैं हंसकर वहां से जाने लगी। तभी जीजू ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, तेरा नाम पूजा है ना? तू इतनी शांत क्यों है? कल से मैंने तुझे एक भी शब्द बोलते नहीं देखा। तेरे माँ बापा ने तुझे बुलाया, तब मैंने तेरा नाम सुना। क्या तुझे मेरे कमरे में रहना पसंद नहीं है? जीजू मुझसे खुलकर बातें करने लगे। उस समय उन्हें मेरे बारे में थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। मैंने कहा, आप जैसे परफेक्ट जीजू मुझे मिले हैं, यह तो मेरी किस्मत की बात है। मेरी तारीफ सुनकर जीजू ने कहा, पूजा, मेरी इतनी तारीफ मत कर। उस दिन से हमारे बीच में थोड़ी मस्ती का माहौल बन गया, लेकिन मैं आगे क्या होगा इस बारे में नहीं सोच रही थी। ऐसा करते करते बहन की शादी को 1 महीना हो गया था। 1 महीने बाद बहन ने घर में एक मीठी खबर सुनाई, माँ पापा, अब आप दादा दादी बनने वाले हैं। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए। पिछले कुछ दिनों से बहन पिताजी के व्यवसाय में भी मदद कर रही थी। मीठी खबर सुनते ही माँ पापा ने बहन से कहा, अब तू ज्यादा भाग दौड़ मत कर, तुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। लेकिन बहन ने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना है, मैं पिताजी का व्यवसाय संभाल सकती हूँ। बहन थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई और विचार किए बिना यह सब बोल गई।
जीजू को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगा। बहन के जाने के बाद जीजू ने माँ पापा से कहा, आप अंकिता की बातों पर ध्यान मत दें। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए वह कुछ भी शायद बोल देती है। माँ पापा को भी पता था कि उनकी बड़ी बेटी को गरीब हालात का लड़का पसंद होगा। ऐसा होना संभव नहीं था, लेकिन उसकी चिड़चिड़ापन की वजह से घर में तनाव पैदा हो रहा था। पिताजी ने जीजू के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखा और अंदर चले गए। इसके बाद जीजू भी वहां से चले गए। उनके चेहरे पर जो उदासी थी वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी। मैं अपने कमरे में जाने लगी, तभी माँ सामने आई और कहा, तू जा और जीजू से थोड़ा बात कर। उन्हें घर में अजनबी जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, माँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बहन ने अपनी बातों में सब कुछ कह दिया है। माँ ने कहा, अगर हम अब बात नहीं करेंगे तो उन्हें घर में पराया महसूस होगा। माँ की बातों के अनुसार मैंने जीजू से बात करने का फैसला किया। जब मैं जीजू के पास गई तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर उन्होंने तुरंत चेहरा मोड़ा और आंखें पोंछने लगे। फिर वो हंसकर मुझसे बात करने लगे। जीजू ने कहा, पूजा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कोई काम है? मैं जीजू के पास बैठकर पूछने लगी, जीजू, क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप कितना भी हंसी, लेकिन मैंने आपकी आंखों में उदासी देखी है। क्या आपका और बहन का सब ठीक है? आपको पता है, अब आप माँ पापा बनने वाले हैं, तो आप दोनों में प्यार क्यों नहीं दिखता? जीजू ने कहा, कदाचित अंकिता को ये सब जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि वे शायद अपनी बहन के साथ ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। यह समझने के बाद मैंने जीजू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। जीजू ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझसे बात करने आई हो? यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से मुझे महसूस होने लगा कि जीजू की नजर मुझ पर है। एक रात मुझे याद आया कि मेरी परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली थी। उस रात मैंने रिवीजन किया और रात के 10 बजे तक पढ़ाई की। मुझे नींद आ रही थी। मैं हर रोज रात को 9 बजे सो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने 1 घंटा और जागने का निर्णय लिया। इसलिए मैंने खुद को जागृत रखने के लिए रसोई में जाकर कॉफी बनाने का सोचा। जब मैं रसोई की ओर जा रही थी, मेरी नजर मेरी बहन के कमरे पर गई। बहन की शादी के बाद मैंने कभी उनके दरवाजे की ओर देखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस रात मुझे उनके कमरे की ओर देखना चाहा। मैं धीरे धीरे बहन के कमरे के दरवाजे के पास गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे की दरार से भीतर झांका। अंदर बहन और जीजू थे। जीजू बहन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर मुझे ऐसा लगा कि जीजू बहन के साथ खुश नहीं है या उन्हें उनसे अपेक्षित सुख नहीं मिल रहा है। यह सोचकर मैंने वहां से जाने का फैसला किया। बिना कुछ सोचे समझे मैं वापस आई और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। लेकिन अगले 2-3 दिन मेरा ध्यान दोबारा बहन के कमरे की ओर जाने लगा। अब मुझे रात भर जागने की आदत हो गई थी। एक रात जब मैं फिर से बहन के कमरे की ओर गई, अचानक जीजू मेरे सामने आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ी डर गई। जीजू ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई के लिए जागी हूँ, कॉफी बनाने आई हूँ। जीजू ने कहा, मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना दो। जब मैं कॉफी बना रही थी तब जीजू मेरे पास खड़े थे और मुझे देख रहे थे। उन्होंने पूछा, पूजा, तुम रोज हमारी कमरे की ओर क्यों आती हो? तुम्हारी बहन शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम पर है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझे लगा जीजू ने मेरी नजर में कुछ देखा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहन वहां आई और उसने जीजू को गुस्से से देखा। बहन ने कहा, रोहन, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी छोटी बहन के साथ अकेले बात कर रहे हो। यह कहकर वह वहां से चली गई। बहन के आने से जीजू को जैसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मीली भी नजर आ रही थी। वे कॉफी न लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद मैंने जानबूझकर भी बहन की तरफ नहीं देखा। इसी दौरान मेरे पेपर खत्म हो गए। अंतिम पेपर के दिन अचानक मेरी साइकिल की चैन खराब हो गई। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए पिता ने मुझे स्कूटी दिलाने का सोचा था, लेकिन मैं तबीयत से ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खुद साइकिल पर कॉलेज जाने का तय किया। साइकिल की समस्या के कारण मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया।
जब मैं अपनी साइकिल को ठीक कर रही थी तभी बहन ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। उसने कभी यह नहीं पूछा कि क्या मैं कॉलेज में जा रही हूँ। उसी समय जीजू वहां रुके और उन्होंने मुझे मदद का हाथ दिया। जीजू ने 15 मिनट में मेरी साइकिल ठीक कर दी और मुझे कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारी साइकिल फिर से खराब हो गई तो तुम अकेले क्या करोगी? इस पर मैंने उन्हें साथ देने का निर्णय लिया। जब मैं जीजू के पीछे साइकिल पर बैठी थी, कई बार मेरा हाथ गलती से उनके कंधे पर जा रहा था। 2 घंटे बाद जब मैं कॉलेज से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजू मेरा इंतजार कर रहे थे। वे मुझे घर ले जाने आए थे। जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो मैंने कुछ सवाल पूछने से पहले ही देखा कि जीजू ने एक घर के सामने गाड़ी रोक दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए। मैंने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये घर किसका है? उन्होंने बताया, ये मेरा छोटा घर है। शादी से पहले मैं यहाँ रहता था, लेकिन शादी के बाद मैं यहाँ नहीं आता। तुम्हारी बहन को मेरा यह घर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाने का तय किया। मुझे पता है कि तुम अपनी बहन की तरह मुझ पर चिढ़ने वाली नहीं हो। उन्होंने कहा, तुझे हमारा यह घर कैसा लगा? मैंने उस 3 कमरों के घर की तारीफ की तो जीजू खुश हो गए। मैंने कहा, आप इससे अपना घर क्यों कहते हैं? यह तो आपके लिए है। इस पर उन्होंने कहा, फिर क्या तुम मेरी हो? उनके इस सवाल पर मैं सोच में पड़ गई। जीजू ने मुझे बिस्तर पर बैठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वे कुछ कहने वाले हैं। मैं रुककर उनकी बात का इंतजार करने लगी, लेकिन जीजू सिर्फ मेरा हाथ थामे गहरी सांस ले रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। तुम मुझे पसंद आने लगी हो। ये कहते हुए जीजू ने मेरे दोनों हाथ अपने कंधों पर रखे और मेरी कमर को मजबूती से पकड़कर मुझे पास खींचा। मैं पहले ही जीजू की तरफ आकर्षित हो चुकी थी, इसलिए मुझे भी उनका ऐसा व्यवहार पसंद आ रहा था। इसके बाद जीजू ने मुझे धीरे धीरे वहीं लेटाने की कोशिश की और वे सुख लेने लगे। वह सुख उन्हें शादी के बाद से अपनी बहन से नहीं मिल रहा था और मुझे भी उस पल में आनंद आ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर थोड़ी सी बातें करने लगे। फिर मैंने अपना हाथ अलग किया और कहा, अब हम घर चलें। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं कुछ समझ नहीं सकी। उस रात हम सबने एक साथ खाना खाया। माँ पापा बहन के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। माँ पापा ने बताया, अंकिता, तुम्हारा 7वां महीने कुछ महीनों में शुरू होगा, इसलिए हम तुम्हारा कार्यक्रम थोड़े धूमधाम से करेंगे। माँ पापा की बातें सुनते हुए बहन अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसकी वाणी से लग रहा था जैसे उसे अपने बच्चे के जन्म के बारे में कोई विशेष खुशी नहीं थी। उसने माँ पापा की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। उस रात अचानक जीजू मेरे कमरे में आए। मैं अपने सामान के बीच बैठकर मोबाइल देख रही थी। जीजू को देखकर मैं कुछ घबरा गई और सामान को किनारे रखने लगी। उस समय मैं शॉर्ट कपड़ों में थी, इसलिए जीजू को देखकर मैं इधर उधर देखने लगी। जीजू हंसते हुए बोले, पूजा, मुझे देखकर शर्माओ मत। तुम्हारा जीजू समझदार है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सामान किनारे रखो और बेफिक्र होकर मेरे सामने बैठो। उनकी बात सुनकर मैंने सामान को किनारे रखा और उनके सामने बैठ गई। जीजू मेरे साथ बेवजह बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरे अध्ययन के बारे में पूछा और मेरी आंखों में देखने लगे। उनकी नजर मुझ पर बहुत गहराई से थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि वे मुझे किस नजर से देख रहे हैं। जीजू ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देर से सोने की आदत पड़ गई है। उनका यह कहना सुनकर मैंने अपनी बहन को एक संदेश भेजा। बहन ने मेरा संदेश पढ़ते ही तुरंत मेरे कमरे में आ गई। जैसे ही बहन आई, जीजू तुरंत कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद जब बहन बाहर गई तो मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अचानक मुझे खांसी आई। मेरी कमरे में रखी पानी की बोतल खत्म हो गई थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। जब मैं बाहर निकली तो मेरी नजर बहन के कमरे की ओर गई। मैं वहां से बहन और जीजू की आवाजों की तरफ ध्यान देने लगी। जीजू बहन से कह रहे थे, माँ बाप, अब तुम्हारे बच्चे के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बोली? बहन ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे पति हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास मेरे परिवार और मुझ पर कोई अधिकार है।
बहन के इस कठोर शब्दों से मुझे एहसास हुआ कि जीजू को कितना दुख पहुंचा होगा और मुझे बहुत बुरा लगा। बहन जीजू के साथ जिस भाषा में बात कर रही थी वह बहुत कठोर थी, लेकिन मैं उस स्थिति में बहुत शांत थी और मुझे इस बात का आनंद भी हो रहा था कि जीजू को यह सब सहन करना पड़ रहा है। अगले दिन जीजू बहुत उदास दिख रहे थे। वे बहन के साथ ऑफिस नहीं गए थे। मैं पूरे दिन उनसे बात करने का प्रयास करती रही, लेकिन वे बहुत नाराज थे। एक रात मैंने देखा कि जीजू कहीं बाहर जा रहे हैं। वे कभी रात को बाहर नहीं जाते थे। मैंने घर वालों को बताया कि मैं पानी पूरी खाने जा रही हूँ और उनके पीछे चली गई। मैंने देखा कि वे अपने पुराने घर में गए हैं, इसलिए मैं भी उस घर में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि वे अपने बेडरूम में बैठे थे। मुझे देखकर जीजू हैरान हो गए और बोले, पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उनके सामने सीधे बोलने लगी, जीजू, मुझे सच सच बताइए, बहन ने जिस तरह से आपसे बातें की वह बहुत अपमानजनक थी। जीजू ने कहा, तुझे मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। वे शांत हो गए, लेकिन अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी पीड़ा समझ सकती हो। तुम्हारी बहन के गर्भ में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। मैंने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। उनके यह शब्द सुनकर मैं चौंक गई। जीजू अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मेरे सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। तभी बहन वहां आई और उसके साथ माँ पापा भी थे। बहन हमें देखकर चिल्लाई, माँ पापा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने मेरे लिए गलत पति चुना है। अब मैं गर्भवती हूँ और यह मेरी बहन पर नजर रखता है। पापा, अब भी मुझ पर विश्वास रखो और इस नालायक को घर से बाहर निकालो। बहन के इस शब्दों से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तय किया कि अगर आज सबको पता नहीं चला तो सब बिगड़ जाएगा। फिर मैंने माँ पापा के सामने बहन को चिल्लाते हुए कहा, नालायक लड़की, अब भी यह सब बंद कर दे। पिछले कुछ महीनों से तुम इस इंसान को गलत नाम देती आ रही हो। तुम उसे अपराधी कहते हो, लेकिन असली गलती तो तुम्हारी है। तुम अपने जन्मदाता को भी पहचान नहीं सकती। तुम्हें अपने माँ पापा के लिए क्या करना है यह भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने माँ पापा को बहन का सच बताया। माँ पापा, बहन ने तुम्हें अंधेरे में रखा है। उसके गर्भ में उसके प्रेमी का बच्चा है और यह सब उसके शादी से पहले हुआ है। शादी के कुछ दिनों बाद जब जीजू को पता चला कि बहन किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसका प्रेमी कह रहा था कि तुम्हारे पिता को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, तब जाकर मेरा तुमसे विवाह हो सकेगा। लेकिन बहन को यह सब गलत नहीं लग रहा था। शादी के बाद भी वह अपने प्रेमी के साथ घूमती रहती थी और आज तो वह हम सभी पर हर चीज के लिए दोष लगा रही थी। यह सुनकर माँ पापा दंग रह गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर माँ ने बड़ा फैसला लिया और बहन से कहा, आज तुम अपने उस प्रेमी को फोन करो और उसे बताओ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम संपत्ति से हटा दिया है। अब उसे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बिना किसी संपत्ति के स्वीकार करना होगा। आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं हो। बहन ने माँ को जवाब दिया, नहीं, मेरा प्रेमी मुझे जरूर स्वीकार करेगा। तुम उसके बारे में कुछ मत बोलो, लेकिन मेरा प्रेमी मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर बहन ने सामने अपने प्रेमी को फोन किया और सारी बातें बताईं। जब उसे पता चला कि माँ पापा ने बहन का नाम संपत्ति से हटा दिया है, तो उसने बहन को बहुत बुरा भला कहा। वह बोला, मेरे और तुम्हारे तथा तुम्हारे पेट में बच्चे के साथ अब कोई संबंध नहीं है। आगे से मुझे फोन मत करना। यह कहते हुए उसने फोन काट दिया। कुछ ही मिनटों में उसने बहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तब बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ पापा ने उसे समझाने की कोशिश की और उसने अपने झूठे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद बहन को अपने पति के महत्व का एहसास हुआ और वह जीजू के साथ रहने लगी। उसने जीजू को सम्मान देना शुरू कर दिया और उसे जीवन का असली मूल्य समझ में आ गया। इसके बाद मैंने जीजू से दूरी बनानी शुरू की, क्योंकि जीजू अब खुश थे और उन्हें किसी दूसरे साथी की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।